हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम CPWA में कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ये जो भी मटेरियल है वो राही सर का तैयार किया हुआ है। उन्होंने CPWA जो कि PC16 का पार्ट है उसमें जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड उन्होंने जो मटेरियल तैयार किया उस पर बेस्ड हम आज अपना ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग एक एक करके उन सारे चीज़ों को देखिएगा और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से और कंटिन्यू करते हैं हम अपने क्लास को। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल द वर्क्स अंडरटेकन बाय PWD आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द बजट ऑफ। तो जो भी वर्क्स हैं, जितने भी वर्क्स हैं जो कि PWD के द्वारा किए जा रहे हैं वो फाइनेंस होते हैं फ्रॉम द बजट ऑफ सिविल वर्क्स। ये आप याद रखेंगे किस बजट से, तो सिविल वर्क्स के बजट से होगा। शेड्यूल ऑफ सेटलमेंट ऑफ चेक विथ ट्रेजरी और ब्रांच मीन्स, मतलब कि जो चेक और ट्रेजरी के साथ या किसी ब्रांच के साथ जो चेक का सेटलमेंट होता है उसके शेड्यूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, तो उसके अंतर्गत लिस्ट ऑफ चेक्स इशूड बट नॉट एट रियलाइज्ड। ठीक है, तो जो शेड्यूल ऑफ सेटलमेंट है उसका मतलब हो गया कि लिस्ट ऑफ चेक इशूड लेकिन वो अभी तक रियलाइज्ड नहीं हुआ। द थर्ड क्वेश्चन इज शेड्यूल ऑफ रेट्स इज रिवाइज्ड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। मतलब ये है कि जो शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट्स को रिवाइज किया जाना चाहिए 2 साल में एक बार। वंस मतलब ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर्स, मतलब ट्वाइस अ ईयर मतलब नो, ट्वाइस ए ईयर तो अलग चीज़ हो गया, मतलब कि 2 साल में एक बार उसको रिवाइज करना है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर और ट्रांसफ़र टू अदर वर्क्स। क्या चीज़ है, जो भी मटेरियल हमारे पास है वो रिटर्न टू स्टोर है, मतलब कि ये स्टोर है और ये हमारा कोई वर्क है। ठीक है, तो मटेरियल किसी पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है तो उसको या तो इस स्टोर से इशू किया गया था तो यहाँ से रिटर्न वापस आ गया, या फिर जो मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र किया गया अदर वर्क पे, इस वर्क पे था और इस वर्क के बजाय दूसरे वर्क पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो शुड बी प्राइस्ड एज पर, उस केस में जो भी उसका प्राइसिंग होगा, जो भी रेट डिसाइड होगा वो मार्केट रेट कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि जो मटेरियल या तो स्टोर में रिटर्न हो जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, या फिर एक वर्क से दूसरे वर्क पे यदि ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो भी प्राइसिंग होगा वो मार्केट रेट पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर हेड कोड फॉर डिपार्टमेंटल कैश बैलेंसेज। तो जो डिपार्टमेंटल कैश बैलेंस का जो मेजर होता है 8671 8671, आप लोग याद रखेंगे। पेटी वर्क मीन्स वर्क्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर अप टू, तो 10,000 तक का जो भी एक्सपेंडिचर है, जो कि 10,000 तक अप टू 10,000 होगा वो पेटी वर्क्स के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर कि एन अमाउंट ऑफ ₹20 इज अनक्लेम्ड फॉर 2 ईयर्स, 2 फाइनेंशियल ईयर्स है। ठीक है, अमाउंट है ₹20 का और वो अनक्लेम्ड रह जाता है फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स, विल बी टेकन टू सिविल डिपॉजिट इफ़ यस वाई एंड नो देन वाई। मतलब कि ₹20 का है और वो 2 साल तक अनक्लेम्ड रह जाता है। इन दैट केस वाट विल इट बी टेकन टू सिविल डिपॉजिट, क्या इसको सिविल डिपॉजिट में लिया जाएगा जो ₹20 है, यदि ऐसा है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो इसका है कि हाँ, उसको सिविल डिपॉजिट में लिया जा सकता है जो कि 2 साल तक अनक्लेम्ड रह जाएगा। ठीक है, इज अप टू ₹25। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद में रखेंगे कि ₹20 नहीं होगा, अप टू ₹25 है। वो यदि अनक्लेम्ड रहता है तो उसको सिविल डिपॉजिट में लिया जाएगा। देन 1 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर एंड एबव 25 इट शैल बी अनक्लेम्ड फॉर 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स और हेड 8443। तो सिविल डिपॉजिट का जो हेड है हमारा 8443 है। ठीक है, इसमें क्या है पॉइंट कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, ठीक है, अप टू ₹25 है। ठीक है, और वो 1 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर तक का होगा तो उस केस में इसको लेंगे, और एंड एबव 25 है और ये इट सेल बी अनक्लेम्ड फॉर 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स, तो 8443 में है। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ याद रखेंगे कि 1 ईयर्स है। ठीक है, इसमें 1 ईयर्स है और अप टू ₹25 है, और 25 से ज़्यादा हो जाता है तो 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक उसको लेना पड़ेगा, और इसमें जो मेजर हेड है वो 8443 सिविल डिपॉजिट का है, वो आप याद रखेंगे। सस्पेंस एंड डिपॉजिट आर द पार्ट ऑफ,
ठीक है। तो सस्पेंस और डिपॉजिट किसका पार्ट है, तो ये पब्लिक अकाउंट का पार्ट है। ठीक है। MPWA इज अ सस्पेंस हेड फॉर एडवांस एंड नॉट फॉर डिपॉजिट, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। MPWA मिसलेनियस पब्लिक वर्क एडवांस होता है। ठीक है। तो सस्पेंस एंड डिपॉजिट, सस्पेंस हेड हमारा जैसे कि 8658 ये हमारा सस्पेंस हेड होता है। डिपॉजिट जैसे कि अभी हमने पढ़ा 8443 हमारा सिविल डिपॉजिट है ना। तो ये जो भी है हमारा सस्पेंस एंड डिपॉजिट वो पार्ट है हमारा पब्लिक अकाउंट का पार्ट है। ठीक है। इसमें यहाँ पे याद रखेंगे कि जो MPW है मिसलेनियस पब्लिक वर्क एडवांस है वो एक सस्पेंस हेड है फॉर एडवांस। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि मिसलेनियस पब्लिक वर्क एडवांस, तो ये सस्पेंस हेड है फॉर एडवांस के लिए, ना कि डिपॉजिट के लिए। तो डिपॉजिट के लिए हम MPWA को यूज़ नहीं करते हैं, सस्पेंस हेड है फॉर एडवांस के लिए। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय CPWD एंड PWD विल बी क्रेडिटेड टू। ठीक है। तो किस किस हेड में, CPWD से किस में जाएगा और मतलब कि क्रेडिटेड टू किस में जाएगा। तो इनकम टैक्स जो डिडक्टेड होगा, ठीक है, वो 0021 एंड 8658 TDS सस्पेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जाएगा 8658 के अंदर 112 माइनर हेड होता है TDS सस्पेंस का। तो इसमें इस हेड में जाएगा 0021 में क्रेडिट होगा और 8658 में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सीलिंग ऑफ इम्प्रेस्ड एडवांस एज। तो जो इम्प्रेस्ड एडवांस होता है हमारा उसका सीलिंग का बात किया गया है, वो कितना होता है, इम्प्रेस्ड एडवांस का सीलिंग होता है अप टू ₹5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डैश परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क और सप्लाई ड्यू टू ए कॉन्ट्रैक्टर इज डिडक्टेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आंसर इसका 10% है, मतलब कि मैक्सिमम 10% तक जो वैल्यू ऑफ वर्क है या सप्लाई है जो कि ड्यू टू ए कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसको डिडक्ट किया जाएगा एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो कितना परसेंटेज तक जो वैल्यू ऑफ वर्क हो या सप्लाई हो उसका 10% जो है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 टेक्निकल सैंक्शन फॉर PWD वर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। तो PWD वर्क्स का टेक्निकल सैंक्शन कौन देगा, टेक्निकल सैंक्शन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी PWD डिपार्टमेंट का। कोई भी PWD वर्क्स होगा उसका टेक्निकल सैंक्शन कौन देगा, PWD डिपार्टमेंट देगा। नेक्स्ट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्टोर्स ऑफ ए डिवीजन इज वेस्टेड टू। तो जो भी स्टोर्स है हमारा, ठीक है, उसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, किसी भी डिवीज़न का जो भी स्टोर्स है उसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो किसके पास होगा, जो भी आप पावर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जो भी वेस्टेड है वो किसके पास होगा, तो डिविजनल ऑफिसर के पास होगा। नेक्स्ट है इसमें गुड्स रिसीव्ड सीट इज प्रिपेयर्ड इन कॉपीज। तो जो हमारा GRS होता है गुड्स रिसीव्ड सीट वो ट्रिप्लिकेट मतलब कि 3 कॉपी में तैयार किया जाएगा। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि GRS जो गुड्स रिसीव्ड सीट होता है वो ट्रिप्लिकेट में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है एक्नॉलेजमेंट इफ स्टोर सप्लाइड बाय द सप्लायर इज गिवन। ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट यदि स्टोर्स, ठीक है, स्टोर सप्लाइड बाय द सप्लायर, यदि सप्लायर ने स्टोर को सप्लाई किया है मतलब किसी सप्लायर से स्टोर मिल रहा है तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो DO के द्वारा दिया जाएगा। मस्टर रोल्स आर प्रिपेयर्ड इन डैश कॉपीज। तो मस्टर रोल जो है वो सिंगल कॉपी में प्रिपेयर किया जाता है। गुड्स रिसीट सीट 3 कॉपी में, मस्टर रोल सिंगल कॉपी में तैयार होगा। सब हेड इन वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट आर गाइडेड बाय एस्टिमेट ऑफ वर्क्स। तो जो हमारा सब हेड है वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो गाइडेड बाय होगा किसके, एस्टिमेट ऑफ वर्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें एडिशनल चार्जेस फॉर मटेरियल्स इशूड टू कॉन्ट्रैक्टर्स डायरेक्ट टू वर्क इज अ फाइनल अकाउंट। ठीक है। तो जो एडिशनल चार्जेस फॉर मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल है तो जो भी मटेरियल पे जो एडिशनल चार्जेज होगा, ठीक है, और वो मटेरियल कौन सा होगा जो कि इशूड किया गया कॉन्ट्रैक्टर को या डायरेक्ट टू वर्क, तो इज अ फाइनल अकाउंट। तो जो एडिशनल चार्जेज हैं वो फाइनल अकाउंट के रूप में उसको कंसिडर किया जाएगा मटेरियल के लिए। ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है कि व्हेन द सरप्लस मटेरियल इज रिटर्न टू स्टोर, ठीक है, कोई मटेरियल यदि सरप्लस होगा और वो रिटर्न टू स्टोर हो जाता है, द कॉस्ट ऑफ द कैरिज इज बोर्न बाय द कंटिजेंसी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है कि यदि मटेरियल सरप्लस हो गया और उसको रिटर्न टू स्टोर कर दिया गया यदि, तो उस केस में जो
कॉस्ट ऑफ कैरीज होगा, मतलब कि ये वापस लाया गया तो कैरीज चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होगा तो वो बॉर्न बाई कंटिजेंसी होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एक्चुअली उस केस में चूँकि एक तरह से किसी वर्क पे वो मटेरियल था, तो जो भी चार्ज होगा वो उस वर्क कंसर्न के द्वारा बॉर्न होगा, ना कि उसको कंटिजेंसी हेड में डालेंगे। तो यदि किसी वर्क पे कोई मटेरियल है और वहाँ पे सरप्लस हो रहा है और उसको वापस स्टोर में लाना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी कैरेज चार्जेज होगा वो कंटिजेंसी में ना जा करके उस वर्क कंसर्न पे जाएगा जिस वर्क पे उसको यूज किया गया है, जिस वर्क के लिए उसको मतलब कि सप्लाई किया गया था। क्वेश्चन 20 है, रिकवरीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर इन बिहाफ ऑफ अदर डिवीजन शैल बी क्रेडिटेड टू। यदि कोई रिकवरी हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है, और वो अदर डिवीजन के मतलब दूसरे डिवीजन के बिहाफ पर यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी होना है, तो वो हम 8443 के अंतर्गत उसको डिपॉजिट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स विद बैंक इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म, मतलब कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स यदि बैंक, ठीक है, जो अकाउंट्स विद बैंक है तो उसका सेटलमेंट होगा तो वो प्रिपेयर किया जाएगा CPWA 51 में। तो हम एक फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चंस मतलब कि जितने भी फॉर्म्स है उसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेंगे कि CPWA 51 है हमारा किस चीज़ के लिए, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स विथ बैंक। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट पर्टेनिंग टू कैपिटल डिवीजन शैल बी डेबिटेड। तो जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उस कारण जो लॉस ऑफ अकाउंट, ठीक है, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट के कारण यदि लॉस होता है जो पर्टेनिंग टू कैपिटल डिवीजन शैल बी डेबिटेड टू, और जो पर्टेन करता है कैपिटल डिवीजन से तो उसको डेबिट किया जाएगा कहाँ पे, तो यदि लॉस होता है एक्सचेंज रेट के कारण, ठीक है, तो वो होगा कैपिटल आउटले ऑफ वर्क इन केस ऑफ रेवेन्यू इट्स 2075। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, यदि लॉस हो रहा है आपका एक्सचेंज रेट के कारण और वो पर्टेन कर रहा है यदि कैपिटल डिवीजन से, कैपिटल पार्ट है, तो उस केस में कैपिटल आउटले ऑफ वर्क होगा। लेकिन यदि वो रिवेन्यू का पार्ट है तो उस केस में जो लॉस होगा वो 2075, चूँकि रिवेन्यू है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा, तो उस केस में 2075 को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 23, द फॉर्म यूज्ड फॉर रिफंड ऑफ लैप्स डिपॉजिट। तो लैप्स डिपॉजिट का यदि रिफंड होगा तो GR46 में हम उसको यूज करते हैं। इन PWD बिल्डिंग डिवीजन रिफंड ऑफ लैप्स डिपॉजिट, ठीक है, PWD बिल्डिंग डिवीजन की बात करें तो रिफंड ऑफ लैप्स डिपॉजिट्स जो भी हैं शैल बी अकाउंटेड एज स्टेट द डेबिट क्रेडिट एंट्री विथ मेजर हेड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि PWD बिल्डिंग डिवीजन की बात करें तो जो रिफंड ऑफ लैप्स डिपॉजिट है शैल बी अकाउंटेड एज स्टेट, ठीक है, द डेबिट अकाउंटेड एज स्टेट द डेबिट क्रेडिट एंट्री विथ मेजर हेड। तो उस केस में इसमें बताना है कि रिफंड ऑफ लैप्स डिपॉजिट का क्या करना होगा PWD बिल्डिंग डिवीजन के केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि माइनस क्रेडिट करेंगे या डिडक्ट रिफंड करेंगे। ठीक है, डिडक्ट रिफंड का जो हमारा होता है माइनर हेड 900 होता है और मेजर हेड हमारा 0059 के तहत हम इसका जो हमारा अकाउंटिंग होगा वो इस हिसाब से करना होगा। ठीक है, तो रिफंड ऑफ लैप्स डिपॉजिट, ठीक है, जो मतलब कि जो डिपॉजिट लैप्स कर गया तो उसका रिफंड होगा। इन PWD डिवीजन की बात करें, PWD बिल्डिंग डिवीजन की बात करें तो वो यदि है डिपॉजिट लैप्स कर गया उसको रिफंड करना है तो उसको कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा, क्या डेबिट क्रेडिट कैसे करना पड़ेगा, तो वो जो है हमारा माइनस क्रेडिट होगा। ठीक है, मेजर हेड 0059 के अंतर्गत होगा तो माइनस क्रेडिट होगा या डिडक्ट रिफंड, उसके लिए माइनर हेड 900 को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू CGHS इज क्रेडिटेड डेबिटेड टू मेजर हेड। तो कंट्रीब्यूशन जो CGHS का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो क्रेडिट होता है 0210। ठीक है, उसके बाद है नो LOC शैल बी इशूड आफ्टर। जो हमारा LOC होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि LOC को इशू नहीं किया जा सकता आफ्टर 15 मार्च। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें कहना है तो मस्टर रोल ऑफ अ डिवीजन शैल बी सबमिटेड टू पाओ with monthly accounts only and amount on this account exceed rupees 50,000 for that month।